और लखनऊ में अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं, सुनिए। और जितनी भी कार्रवाई होनी थी समाजी सरकार में हुई, लैंड एक्विजिशन से लेकर के अलाइनमेंट, आज वो उद्घाटन होने जा रहा है। ये समाजवादी काम है। आज भी उद्घाटन समाजवादी सरकार के हो रहे हैं। तो जब जिस मुख्यमंत्री ने कुछ काम ही ना किया हो तो जनता में जानबूझ करके ऐसी बातें कहना, और व्यक्तिगत, ये तो शुरुआत है। अभी तो चुनाव आया कहां है। अभी 13 का भाषण सुन लेना, 16 का भाषण सुन लेना, और फिर जब चुनाव आएगा तो और भाषण सुन लेना। ये समाजवादी साइकिल है जो उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पे ले जाएगी, और समाजवादी लोग विकास ही करेंगे। उत्तर प्रदेश का विकास से हटने वाले नहीं है। तो अगर ये आप कह रहे हैं कि आप ये वहीं पर ले जाएंगे, अखिलेश आप कह रहे हैं ये चुनाव को वहीं ले जाएंगे, 2017 में भी यही हुआ। अभी चीज और लेके आ रहे हैं। भी हम जाने से पहले एक चीज लाएंगे। हम कहेंगे वो एक चीज जो भूल गए थे वो जल्दी ले आओ सामने। वो एक चीज भूल गए थे, इत्र के साथ नहीं आ पाई थी, आ रही है अभी चीज, आप सब समझ जाओगे। ये देखिए, ये देखिए आप, ये देखिए आप, इसकी क्या कीमत हो गई है, सोचिए आप। कम से कम हमारे साथी पत्रकार साथी हो, बीजेपी बताए इसकी कीमत कब कम होगी। खाली इसलिए लाए क्योंकि अगर भराने जाएंगे तो कीमत पता लग जाएगी कितने में भराना है। कौन, किस प्रदेश के हैं ये? देखिए, मैं पत्रकार साथियों आपसे कहना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश को वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है। सड़क हो, अस्पताल हो, यूनिवर्सिटीज हो, मेडिकल कॉलेजेस हो, स्कूल्स हो, और जो स्कीम्स चलाई थी, एक से एक बेहतरीन स्कीम्स चलाई। और पुलिस को सबसे ज्यादा स्ट्रक्चरल चेंजेस अगर कोई लाने का काम किया, समाजवादी सरकार में हुआ, जिसमें डायल 100 बन करके आया और बाद में नाम बदल दिया गया। कोई क्षेत्र नहीं बचा था जिस क्षेत्र में अलग तरीके से काम और वर्ल्ड क्लास काम न हो रहा हो। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पे ले जाना चाहती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने विकास नहीं किया है, इसलिए जानबूझ करके कुछ न कुछ मुद्दे भारतीय जनता पार्टी उठाती रहेगी। दे आर मास्टर्स प्रोपेगेंडा में। एक झूठ बोला जाता है ऊपर से, वही झूठ चलता है पूरा आखिरी तक। क्या भारतीय जनता पार्टी को नहीं पता कि किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी को नहीं पता कि किसानों को डीएपी नहीं मिल पा रही? पूरे उत्तर प्रदेश में धान की लूट हो रही है। बताएं, भारतीय जनता पार्टी के लोग धान की कीमत दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे? अभी भी किसानों का गन्ना का बकाया है पैसा। ये जो महंगाई हो गई, इसका क्या जवाब है भारतीय जनता पार्टी पर? इतने बड़े पैमाने पे बेरोजगारी, नौकरी नहीं, जो सरकारी संपत्तियां थी वो बेच दी गई। भारतीय जनता पार्टी ने गरीबों का नोट लिया, अमीरों से नोट, और सरकारी संपत्तियों पे चोट पहुंचा दी। क्या सरकारी संपत्तियां नहीं बिक रही साहब? क्या जवाब है सरकार के पास? कह नहीं रहा हूं, ये समाजवादी प्रोजेक्ट्स हैं। आप कह सकते हो कि पूर्वांचल एक्सप्रेस बीजेपी का है, समाजवादी सरकार का। हाँ, बीजेपी ने बिगाड़ दिया। कोई अच्छी चीज दे दोगे मुख्यमंत्री जी को, वो बिगाड़ देंगे। कोई अच्छी चीज अगर दे दोगे उनके हाथ में तो बिगाड़ देंगे।
उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पे ले जाएंगे। नोटबंदी पर मैं तो इतना ही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को खजांची को बुला करके सम्मान करना चाहिए। उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादियों को दोबारा सरकार में लाना चाहती है और जगह जगह रैली में आपको इसी तरह के लगातार नारे जोड़ने वाले दिखाई देंगे। अखिलेश जी एक सवाल इधर से ले लिए। 13 तारीख को आप गोरखपुर जा रहे हैं, अपना जो आपका विजय रथ यात्रा है उसके तीसरे चरण की शुरुआत करने। गोरखपुर में अब तक जो भी गया उस पर मुकदमे हुए हैं, चाहे वो बहुत सारे लोग गए हैं, तो आपको क्या लगता है सर? और 13 को ही मुख्यमंत्री जा रहे हैं आपके क्षेत्र। अच्छा ये बताइए, आप इटावा का जेल का उद्घाटन हुआ, इटावा वालों में जेल में तो बंद नहीं किया किसी को, जेल तो उद्घाटन हुई ना, तो गोरखपुर जाएंगे तो गोरखपुर में कौन धारा लग जाएंगी? गोरखपुर उत्तर प्रदेश से बाहर है क्या? नहीं, मतलब पूर्व में जितने लोग गए हैं उन पे मुकदमे दर्ज हुए हैं। मुझे तो नहीं पता, हम तो कई बार हुआ है वहाँ। सवाल ये है कि हाल ही में बीजेपी ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की, उसके बाद तो अखिलेश यादव ने यहां पर सत्ता पक्ष पर निशाना साधा। बात करेंगे कुछ और खबरों की। मुख्तार और अतीक पर कसा ईडी का शिकंजा, दोनों की बेनामी संपत्ति जब्त करने की तैयारी की जा रही है। मुख्तार के 7 बैंक खाते की पड़ताल कर रही है ईडी। अतीक अहमद के 12 बैंक खातों की हो रही है पड़ताल। मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत जुटा रही है ईडी। मुख्तार अंसारी और अतीक से पूछताछ कर चुकी है ईडी। मुख्तार अतीक के खिलाफ जल्द हो सकता है एक्शन। तो मुख्तार के 7 बैंक खाते की पड़ताल कर रही है ईडी। अतीक अहमद के 12 बैंक खातों की हो रही है पड़ताल। मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत जुटा रही है ईडी। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। मुख्तार अंसारी और अतीक से पूछताछ कर चुकी है ईडी। यूपी विधानसभा चुनाव दिलचस्प होता जा रहा है। यूपी के कुरुक्षेत्र अखाड़ा पूर्वांचल बना हुआ है। आने वाले दिनों में पूर्वांचल से बढ़ी गर्मी की सियासी तपिश पूरे सूबे में महसूस होगी और इस बार खास यह होगा कि महारथी एक दूसरे को उनके मजबूत किले में चुनौती देंगे। देखिए, मैं एक हिसाब अखिलेश जी से मांगना चाहता हूं कि ये 5 साल में आप विदेश कितने दिन रहे? उत्तर प्रदेश में कोरोना आया, बाढ़ आई, आप कहां थे? और पूर्वांचल के लोग भी खदेड़ा कर करके दिखाएंगे, यहाँ भी खदेड़ा होगा। यानी साफ है कि 2022 का कुरुक्षेत्र पूर्वांचल ही है। पूर्वांचल पर कब्जे का मतलब यूपी की सत्ता पर कब्जा। ये बात अपनी अपनी पार्टियों की इन दोनों दिग्गजों के बयान से साफ है और इनके ये तेवर ये बताने के लिए काफी हैं कि किस तरह 22 के रण के लिए इन्होंने अपने तरकश सजा रखे हैं। मैं एक हिसाब अखिलेश जी से मांगना चाहता हूं कि ये 5 साल में आप विदेश कितने दिन रहे, इसका हिसाब जरा लखनऊ की और उत्तर प्रदेश की जनता को दे दीजिए। उत्तर प्रदेश में कोरोना आया, बाढ़ आई, आप कहां थे? ठीक कहा है आपके अध्यक्ष जी ने कि अगर बंगाल में कुछ हुआ है तो यहाँ के लोग भी और पूर्वांचल के लोग भी खदेड़ा कर करके दिखाएंगे, यहाँ भी खदेड़ा होगा। होगा कि नहीं होगा? 2022 में पूर्वांचल असली अखाड़ा है तो दांव भी इस बार आर पार के चले जाएंगे। सबसे अहम है सपा और बीजेपी का डायरेक्ट एक्शन एक दूसरे के गढ़ में। अमित शाह सीधे अखिलेश के गढ़ आजमगढ़ में ताल ठोकने वाले हैं तो अखिलेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर में उन्हें सीधे घर में चुनौती देने के लिए कमर कस चुके हैं। 2022 के इस रण का अखाड़ा भी दिलचस्प है। एक दूसरे के गढ़ में चुनौती देने का अंदाज और समय भी एक है। अंदाज घर में घुसकर ललकारने का और तारीख भी एक 13 नवंबर। 13 नवंबर के बाद उत्तर प्रदेश का सियासी पारा हाई रहेगा। योगी और अखिलेश के गढ़ में एक दूसरे को ललकारने के बाद अब लोगों की नजर दोनों ही दल की अगली सियासी चाल पर होगी। जी हां, लोगों को ये जानने में उत्सुकता भी होगी कि आखिर दोनों ही चुनावी दल अगला क्या सियासी प्लान बना रहे हैं। 13 नवंबर ही वो तारीख है जिस दिन सपा और भाजपा
एक दूसरे को पूर्वांचल के रण में एक दूसरे को घर में मात देने का ऐलान करेंगे। 13 नवंबर को यूपी का सियासी तापमान बढ़ाकर उसका असर पूरे उत्तर प्रदेश में फैलाने की रणनीति दोनों ही दलों की है। अपने इस अभियान को धार देने के लिए दोनों ही पार्टियों ने पूर्वांचल के क्षेत्रीय क्षत्रपों को साध कर अपने अपने पाले में लेकर आए हैं। बीजेपी की सेना के सेनापति हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और इस सेना के पूर्वांचल ब्रिगेड में अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद शामिल हैं। वहीं समाजवादी पार्टी की सेना के सेनापति खुद अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं, जबकि इनके ब्रिगेड में ओम प्रकाश राजभर, रामअचल राजभर और लालजी वर्मा सरीखे लोग हैं। पूर्वांचल में जहां बीजेपी ने अपना दल और निषाद पार्टी को साधने में सफलता हासिल की है, वहीं सपा ने ओम प्रकाश राजभर को अपने पाले में कर बीजेपी को अपनी ताकत का एहसास कराया है। बसपा के दो दिग्गज रामअचल राजभर और लालजी वर्मा को भी अपने साथ सपा ने मिलाकर अपने ब्रिगेड को मजबूत किया है। इस ब्रिगेड के दम पर सपा और भाजपा एक दूसरे को उनके किले में चुनौती देने को तैयार हैं। विधानसभा चुनाव का माहौल धीरे धीरे गर्म हो रहा है और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव ने उत्तर प्रदेश के सियासी पारे को गर्म कर दिया है। 13 नवंबर के बाद यह सियासी पारा और बढ़ेगा। उसके बाद सभी महारथी अपने तरकश से एक एक तीर निकालेंगे जो विरोधियों को सियासी घाव देगा और हर गुजरते दिन के साथ ये और तेज और धारदार होगा। सहयोगी वैभव कपूर के साथ धर्मराज सिंह, न्यूज़ वन इंडिया, दिल्ली। संगम नगरी प्रयागराज में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य छठ पूजा करने पहुंचे। न्यूज़ वन इंडिया से खास बात करते हुए उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल बयान वीर और विज्ञापन वीर मुख्यमंत्री हैं। देखिए। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी आप देख रहे हैं और इस त्रिवेणी का जायजा लेने खुद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे हैं। उन्होंने गंगा जल का आचमन किया है। आचमन किए जाने के साथ ही छठ पर्व का सकुशल संपन्न होने की कामना मां गंगा से कर रहे हैं। इसके साथ ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सूर्योपासना के इस पर्व को निर्विघ्न रूप से संपन्न कराए जाने के लिए सूर्य देवता का पूजन भी किया है। पूजन किए जाने के साथ ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने यह कामना की है कि किस तरह से संगम नगरी प्रयागराज में छठ पूजन हो रही है, उसी तरह से सभी जगह जहां जहां भी उत्तर प्रदेश में छठ पूजन हो रहा है उस जगह पर सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्थाएं हों एवं वहां पर व्यवस्थाएं दी जाएं कि जो छठ पूजार्थी हैं वो अपनी पूजा सकुशल संपन्न करा पाएं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इन शब्दों को भी बोला है कि जिस तरह से कुंभ मेला प्रयागराज में संपन्न हुआ है उसी तरह यहाँ पर भी मेला संपन्न होगा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने गंगा मां की आरती भी की है। आरती किए जाने के साथ ही उन्होंने कहा है कि कुंभ के तर्ज पर ही इस बार छठ पूजन को संपन्न कराया जाएगा। इसको लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रदेश सरकार को पूरी तरह से बोला है कि वह पूरी तरह से यह बोला है कि जिस तरह से संगम नगरी प्रयागराज में छठ पूजन हो रहा है उसी तरह से छठ पूजन आगे भी जारी रहता रहेगा। जिस तरह से आपने छठ पूजन के लिए बोला है कि छठ पूजन हो रहा है यहाँ पे, उसी तरह सब जगह पे सकुशल निर्विघ्न, उसके लिए क्या करा रहे हैं? नहीं, सरकार ने सभी जगह सरकार की ओर से जो प्रबंध है वह भी हैं और जो लोग छठ पूजा कर रहे हैं, जिन माताओं बहनों ने अनुष्ठान का व्रत लिया है, उन सब के लिए जो आवश्यक सुविधाएं हम सरकार के माध्यम से दे सकते हैं, कहीं पर भी कोई कमी न रह जाए, इसके सख्त निर्देश दिए गए। इसके अलावा जो डिप्टी सीएम जो वो अरविंद केजरीवाल जी हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि यमुना नदी का पानी उत्तर प्रदेश सरकार गंदा कर रही है, इसके बारे में क्या? अरविंद केजरीवाल जी एक कहिए देश के सबसे असफल मुख्यमंत्री और वह कभी भी कोई काम ढंग से न कर पाए हैं न कर पाएंगे। वो बयानवीर हैं, विज्ञापनवीर हैं, लेकिन कर्मवीर नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि जिस तरह से छठ पर्व मनाया जाता है उस छठ पर्व को पूरी तरह से निर्विघ्न संपन्न कराया जाएगा और उन्होंने केजरीवाल को बयानवीर बताते हुए कहा है कि यमुना नदी को गंदा करना उनका काम है। और वहीं संगम नगरी प्रयागराज में छठ पूजा की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। ग्राउंड जीरो पर जायजा लिया हमारे संवाददाता आलोक मालवीय ने। देखिए।
उत्तर भारतीयों का प्रमुख पर्व छठ पर्व शुरू हो गया है। आज दूसरे दिन आप देख सकते हैं घाटों की सफाई, सुरक्षा और बाकी व्यवस्थाओं का जायजा लेने खुद डीएम संजय खत्री मौजूद हैं यहाँ पर। किस तरह से यहाँ पर घाटों की सफाई की जा रही है और सुरक्षा के भी व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। इसके साथ ही पूरे घाटों का समतलीकरण कराया जा रहा है। चूँकि गंगा नदी बढ़ी थी जिस वजह से यहाँ पर साफ सफाई नहीं हो पा रही थी। इसका जायजा लेने खुद संजय खत्री जी मौजूद हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। स्वागत है आपका न्यूज़ 1 इंडिया में। किस तरह से तैयारी कर रहे हैं आप? कल छठ पूजा होनी, यहाँ काफ़ी बड़ी मात्रा में भीड़ होना है। सुरक्षा के लिए हम लोगों ने लाइट का पुख्ता प्रबंध किया है। यहाँ जल पुलिस का शानदार प्रबंध रहेगा, मजिस्ट्रेट ड्यूटी रहेंगी और घाट में हम लोगों ने हर जगह जेटीज़ लगा ली ताकि निर्धारित क्षेत्र से आगे कोई न जाए और गोताखोर हमारे मौजूद रहेंगे। सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाएगा। इसके साथ ही छठ पूजा में देखा जाता है भीड़ काफ़ी मात्रा में, प्रचुर मात्रा में हो जाती है, उसको रोकने के लिए भी कोई व्यवस्था की गई है? नहीं, भीड़ को मुझे लग रहा है कि मूवमेंट मिलना चाहिए और पार्किंग का अच्छा व्यवस्था रहेगा, ट्रैफिक की व्यवस्था रहेगी तो सुनिश्चित किया जाएगा कि भीड़ व्यवस्थित रहे। क्योंकि कोरोना काल चल रहा है जिस वजह से आपस में लोग एक दूसरे के संपर्क में ना आए, इसके लिए भी कुछ व्यवस्थाएं? कोविड का एक प्रोटोकॉल है, सुनिश्चित किया जाएगा कि हमारी टीम उस कोविड प्रोटोकॉल का पालन करावे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से संगम नगरी प्रयागराज में छठ पूजा का विशेष महत्व होता है, उसको लेकर यहाँ पर दूर दराज से लोग आते हैं और छठी मैया की पूजन करके उनसे मनोवांछित फल पाने की प्रार्थना करते हैं। आलोक मालवी, न्यूज़ 1 इंडिया, संगम नगरी प्रयागराज। और चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।